अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर 47 फिज़िकली स्टार्ट हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिन्होंने 45 46 घर पे ले लिए थे हाइब्रिड वाले भी। वेरी गुड, शाबाश। हाथ नीचे कर लें। और वो बच्चे जिन्होंने नहीं लिए वो हाथ खड़ा करें। मारे गए हैं ये लोग। कोई नहीं, एक क्यों नहीं लिया? जहाज गिनते रहे। अच्छा जी सुने, मैंने आपको 45 और 46 ये लेक्चर्स दिए थे, लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग्स थी। ज़रा क्विकली इनको गो थ्रू कर लेते हैं जो बात हमने की थी अभी तक। ठीक है जी। हमने बात शुरू की हुई है वैसे तो कि रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स में 3 तरह के सवाल आते हैं। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एवेल्यूएट करना हो तो रेलेवेंट इनकम्स में से रेलेवेंट एक्सपेंसेस को माइनस करके देखते हैं। अगर पॉजिटिव आंसर आए तो एक्सेप्ट करें, नहीं तो अभी ये सवालों में नहीं पहुँचे हम। या कोट कर दें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो रेलेवेंट कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दिया, या मिनिमम बिड प्राइस बताएं तो वो भी क्या होता था, रेलेवेंट कॉस्ट। तो बेसिकली रेलेवेंट कॉस्ट के ये सवाल है, लेकिन हम अभी रेलेवेंट कॉस्ट निकालना सीख रहे हैं। तो रेलेवेंट कॉस्ट की 2 तरह की हमने मतलब टाइप ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट पढ़ी थी और टाइप ऑफ इररेलेवेंट कॉस्ट पढ़ी थी। कोई इनमें मसला तो नहीं था। उसके बाद फिर हमने बात शुरू कर दी थी कैलकुलेशन ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट की, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बात की थी ओवरहेड्स की। ठीक है, 2-3 सवाल इनके भी हैं, देखते हैं। अभी वो शायद मिस हो गए हों तो अब कर लेंगे। खैर, ओवरहेड्स वेरिएबल हमेशा ही रेलेवेंट होते हैं क्योंकि ये जो है वो इंक्रीमेंटल होते हैं, जबकि फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग अगर हैं तो वो इररेलेवेंट है, वो रेलेवेंट नहीं होते। डिसीजन की वजह से चेंज नहीं ना हो रहे होते। ठीक है, और अगर एडिशनल हों यानी इंक्रीमेंटल हो तो वो रेलेवेंट बन जाते हैं। इनके कुछ अल्टरनेटिव नेम्स हमने देखे थे, कोई मसला। फिर हमने बात शुरू की थी फिजिकली, जो लेक्चर 44 हम कर रहे थे उसके अंदर हमने नॉन करंट एसेट्स की बात की थी कि अगर हमें जो स्पेशल ऑर्डर आया उसके लिए हमें कोई नॉन करंट एसेट रिक्वायर्ड है, कोई मशीन रिक्वायर्ड है, कोई बिल्डिंग रिक्वायर्ड है, कोई नॉन करंट एसेट हमें रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। सवाल बताएगा कि हमने क्या किया हुआ है। अगर तो हमने अपना एग्जिस्टिंग, बल्कि तरतीब से, अगर हमने कोई किराए पर ले लिया है वो रिक्वायर्ड एसेट, तो उसका किराया हमारे लिए क्या बन जाएगी, रेलेवेंट कॉस्ट। और अगर हमने अपना नया एसेट खरीद लिया है कोई उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो फिर 2 सिचुएशंस बन सकती हैं। सवाल के अंदर लाइफ दे दे तो डेप्रिसिएशन रेलेवेंट कॉस्ट है, और सवाल के अंदर अगर चेंज इन मार्केट वैल्यू दे दे तो जो मार्केट वैल्यू का फॉल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आएगा वो क्या बन जाएगी, हमारी रेलेवेंट। तीसरा ऑप्शन क्या था, हम ना तो नया खरीदें एसेट, ना ही किराए पर लें, हमारे पास ऑलरेडी अपना एक एसेट पुराना मौजूद है। तो सबसे पहली बात, उसकी कॉस्ट, उसकी डेप्शन वगैरह ये सब क्या होती हैं, इररेलेवेंट, तो संक कॉस्ट है। उसके लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो सकती है, रेलेवेंट कॉस्ट होती है हमारा जो एग्जिस्टिंग एसेट है, अगर तो हम उसको बेच सकते थे, इस कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल करने की वजह से बेच नहीं पाएंगे, तो स्क्रैप वैल्यू फोरगोन इज द रेलेवेंट कॉस्ट। या हम बेच नहीं सकते थे, हम उसको रेंट पे दे सकते थे, तो अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ कर लिया तो रेंट पे नहीं दे सकेंगे, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, वो रेंटल फोरगोन। ऐसे ही फॉल इन मार्केट वैल्यू हमारे एग्जिस्टिंग एसेट की भी हो सकती है कि इस वक्त हमारा एग्जिस्टिंग एसेट 1 लाख रुपए का है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ होगा तो 60,000 रुपये का बिकेगा बाद में, तो 40,000 क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फॉल इन वैल्यू, तो ये क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट। ये तीनों अलग अलग हों तो फिर तो मसला कोई नहीं है। अगर इन तीनों में से ये तीनों दे दे या 2 सिचुएशन दे दे, तो याद रखना जब भी कभी कॉस्ट की बात हो, आपने सबसे पहले क्या करना है, इनमें से हायर को पकड़ना है। यानी अगर मेरे पास एक एसेट पड़ा है, उसको मैं कबाड़ियों को बेच सकता हूँ 100 रुपये का, उसको किराए पे दे सकता हूँ 150 रुपये का, मिसाल के तौर पे ये 2 चीज़ें आ गई। तो सबसे पहले डिसाइड ये करो कि आप क्या करना पसंद करोगे, कबाड़ियों को देना या किराए पे देना, किराए पे देना। तो 1.5 लाख किराए पे देना, ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन आ गया। अब अगर हमने इसको यूज़ कर लिया अपने इस कॉन्ट्रैक्ट पे, तो हम 4 को क्या करेंगे, 1.5 लाख का किराया। ये तो होगी बात यहाँ तक। फिर एक सवाल आया था, 24वां सवाल गालिबन, जिसके अंदर ये सिचुएशन आई थी कि उसने हमें ये ऑप्शन भी दिया था और साथ में कहा था कि हम इसको मतलब नया भी एक ले सकते हैं, यानी कि इस एसेट को रहने दें अपने हिसाब पे, किराए पे है तो किराए पे रहने दें, कबाड़ी को बेचना तो कबाड़ी को बेच दें, और हम बाजार से इस जैसा एक एसेट ले आए, अगर हमें ये हायर मिल रहा, यानी कि हमें 1.5 लाख रुपया मिल रहा है किराए पर देने से, तो इसको किराए पे दे दें, इसको किराए पे दे दें और बाजार से लाख रुपए वाला इस जैसा रिप्लेसमेंट वाला ले आए।
तो ये फिर हमने एंड में रूल बनाया था कि लोअर, लेकिन ये सिचुएशन के हिसाब से है। सादा बात, ये बहुत मुश्किल सवाल था 24वां जो आपने किया था, हो गया था ना 24वां, अभी दिखाता भी हूँ दोबारा। बहरहाल ये सबसे मुश्किल केस था, ऐसा केस मुझे पास पेपर्स में नजर नहीं आया कहीं पे। पास पेपर में मैक्सिमम यही होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग एसेट है वो या तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे देगा, वो फोरगो करनी होती है, या वो एग्जिस्टिंग एसेट ये नहीं देता, ठीक है, या वो इनमें से कोई एक दे देगा या दो दे देगा। मैक्सिमम आप उसमें से हायर को सिलेक्ट करके आप कहेंगे ये मेरी रेलेवेंट कॉस्ट है। लेकिन मैक्सिमम बुरा केस जो है वो ये कि आपको ये भी बता दे, तो इन दोनों में से जो आपका लोअर है वो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। ये समझ में आया था? आज जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया उनको क्या पता क्या बातें हो रही हैं, ठीक है, मौजे मारें, ठीक है। अच्छा, अब इससे आगे मटेरियल पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरा दिल है कि ज़रा क्विकली जाकर उन सवालों को भी देख लें जो सवाल हमारे फिर इसके बाद होने के काबिल हो गए थे। अच्छा जी, मैंने दोनों सवाल भी यहाँ से कॉपी किए थे। मैं टाइम इसीलिए लग गया थोड़ा सा, आज 10-12 मिनट 15 मिनट लेट आया हूँ कि मैं ना वहाँ तस्वीर कर खींच के ना तो लाइनें भी सीधी करता रहा, लाइनमेंट ना आउट हो। ये अंडरलाइन, ये लिखा हुआ, ये मैंने पिछले सेशन के वन नोट से कॉपी किया है ताकि यहाँ लिखा हो वही नज़र आए जो आपकी क्लास में था। स्टिल मैं डिस्कस करूँगा, कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो। नो डाउट आपको पिछले लेक्चर्स मिल गए थे, लेकिन मेरी तसल्ली की वजह से एक लेक्चर तकरीबन समझो आज फिर भी ज़ाया होना है। तो अल्लाह से खैर मांगते रहा करो कि फ़िज़िकल क्लास चलती रहे। तसल्ली मेरी अभी नहीं होगी, आज का दिन लग जाना है मेरा। हालांकि वैसे हम शायद लेबर को स्टार्ट कर लेते, पता नहीं आज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैं पूरा राउंड अप लूँगा इन 2 लेक्चर्स का, तसल्ली होगी मेरी तभी आगे जाऊँगा, ठीक है। हाँ, अगर आप कैमरे को पढ़ाने का कहते तो अब तक शायद हम लेबर भी कर चुके होते और बस रेलेवेंट कॉस्टिंग ख़त्म होता, आज हम सवाल कर रहे होते। लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि उतना ही पढ़ा जाए जितना एब्जॉर्ब हो रहा था, फिजिकल बच्चे बैठे हुए थे और उनके सवाल भी आ रहे होते हैं, इस वजह से वो रिकॉर्डिंग थी। वरना तो 2 दिन के अंदर 1.5 घंटे की क्लास के अंदर रेलेवेंट कॉस्टिंग खत्म हो जाता अगर कैमरे ने पढ़ा होता तो। कैमरे को ना सब समझ आती है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। खैर एनीवेज, मैंने कोशिश की कि मैं वहीं से कॉपी करके लाऊं, थोड़ी अलाइनमेंट आगे पीछे होगी तो सीधी कर लेंगे। 13वें सवाल में कहता है एक प्रोजेक्ट में अब रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है ओवरहेड्स की, ठीक है। ओवरहेड्स की कॉस्ट कितनी हमारे लिए रेलेवेंट होगी, तो अ प्रोजेक्ट विल रिक्वायर 3600 लेबर आवर्स, 3600 लेबर आवर्स चाहिए जी एक प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा जी, चलो ये रहने दो यार, ये लाइन ही है। टू कंप्लीट विद इन 1 ईयर, कंपनी हैज वेरिएबल ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ 8 पर आवर। कौन से आवर्स? लेबर आवर्स। अब रेलेवेंट वेरिएबल ओवरहेड्स हमेशा क्या होते हैं? रेलेवेंट, हमारा रूल है, ठीक है। एंड फिक्स्ड अब्जॉर्प्शन रेट OAR जो होता था वो 4 पर आवर। अब अब्जॉर्प्शन रेट फिक्स्ड FOH, बजटेड FOH को पकड़ के बजटेड बेस से डिवाइड करके OAR निकालते थे जिसको अब्जॉर्ब करवाते थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये रूल आपके सामने है कि अगर ओवरहेड्स हैं और ये फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, मतलब वो एग्जिस्टिंग हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कह लें, अप्लाइड कह लें, जनरल कह लें, तो ये हमेशा क्या होंगे? इररेलेवेंट। क्योंकि एब्जॉर्प्शन रेट तो वो ओरिजिनल फिक्स्ड FOH की बेस पर ही निकाला था हमने, तो हमारे डिसीजन की वजह से तो वो नहीं बदलने, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कर दिया हमने? इग्नोर। बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है। अच्छा, अ जूनियर अकाउंटेंट हैज कंसिडर्ड दैट टोटल ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोजेक्ट विल बी 42,000। पता नहीं ये कैसे निकाला होगा टोटल ओवरहेड्स एब्जॉर्ब उसने, शायद चेक करते हैं। 8 × 4 12 बनता है, 12 × 3600 करो, 43,200 आता है। उसने दोनों को ही एब्जॉर्ब करवा दिया। लेकिन ठीक है, ये ओवरहेड्स तो हो सकते हैं पर ये रेलेवेंट कॉस्ट नहीं हो सकती है। रेलेवेंट कॉस्ट तो सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स थे, ठीक है। खैर कहता है, वो कहता है जी कि ओवरहेड्स एब्जॉर्ब इन दिस प्रोजेक्ट विल बी 43,200 एंड इन एडिशन टू इट एक्स्ट्रा वेयर हाउस विल बी नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट एट अ रेंटल कॉस्ट ऑफ 1800 पर मंथ। अब ये क्या है? एक नया वेयर हाउस लेना पड़ रहा है। अब ये क्या है? इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। तो एब्जॉर्ब फिक्स कॉस्ट को तो हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो एग्जिस्टिंग FOH की बेस पे निकली हुई थी, लेकिन जो एडिशनल वेयर हाउस हमें लेना पड़ेगा वो स्टेप ले रही है फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो हमारी रेलेवेंट ओवरहेड्स की कॉस्ट क्या निकली? 8 रुपए इंटू 3600 वेरिएबल ओवरहेड्स और 1800 पर मंथ है। वो कह रहा है पूरे साल के लिए वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो, इस प्रोजेक्ट ने पूरा साल चलना है तो फिर पूरे साल के हिसाब से करना है तो इंटू 12 कर देंगे। तो ये आपके ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था।
ये मैंने आपको तरतीब सिखाई थी। रेलेवेंट कॉस्टिंग के सवालों में ना कभी कभी सिर्फ वो ये नहीं कहता रेलेवेंट कॉस्ट निकाल दो, बल्कि साथ ही वो ये भी कह देता है कि जिनको इग्नोर किया है उसके बारे में लिखो। तो मैं सिखाने के टाइम में जब तक 24 सवाल करेंगे, मैं चाहे कोई चीज़ हम इग्नोर करें चाहे कोई चीज़ लें, दोनों के केस के अंदर ये अंग्रेजी लिख कर बताया करूंगा। इनफैक्ट कुछ सवालों के अंदर उसने ये कहा हुआ है कि इग्नोर करने वाला बताएं, और कुछ में ये भी कहा हुआ है कि जिसको लिया है वो भी बताओ, जिसको इग्नोर किया वो भी बताओ। तो तैयारी करते हुए हमने क्या करना है, 24 सवालों के अंदर जो भी चीज़ यहाँ पर लिखनी है उसकी वजह बतानी है। ठीक है, ये मैंने आपको कल करवा दिया था। 3600 घंटे हैं 8 रुपये, और 1800 रुपये पर मंथ है, इंटू 12 कर दिया। ये स्टेप फिक्स कॉस्ट, स्टेप लेगी ना फिक्स कॉस्ट, एडिशनल फिक्स कॉस्ट आई है, तो इसलिए हमारे डिसीजन के लिए क्या हो गई, रेलेवेंट। यहाँ पे हमने लिखा वेरिएबल ओवरहेड्स आर ऑलवेज आ रेलेवेंट कॉस्ट। यहाँ पे रेफर भी करना होता है, ये नोट नंबर 1। ठीक है जी। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स, ओनली इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड्स आर रेलेवेंट, एग्जिस्टिंग एब्जॉर्ब्ड आर इररेलेवेंट, सो इग्नोर्ड। उसको लिखकर बता दिया। तो ये इस तरह से आपने क्या किया करना है, रेफर भी करना है। ठीक है जी, ओके हो गया, गुजारा हो जाएगा जी। एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड ही कह रहे हैं। फिक्स्ड ओवरहेड ऊपर क्या लिखा हुआ है, हेडिंग देखो क्या लिखी हुई है, हेडिंग क्या लिखी है, रेलेवेंट ओवरहेड्स कौन से हैं, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स कौन से रेलेवेंट हैं, एडिशनल है, लिख तो दिया नीचे। एडिशनल लिख दो यहाँ पे, तब भी कोई मसला नहीं है, कोई स्टैंडर्ड थोड़ा ही है कॉस्ट के अंदर किन्होंने कहा कि यहाँ लफ्ज एडिशनल ओवरहेड्स आना चाहिए, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ऐसा कुछ नहीं, जो मर्जी लिख दो, बस यहाँ 21,600 लिखना है और वजह बतानी है। ठीक है, अगला सवाल 14वां। असगर लिमिटेड एब्जॉर्ब्स ओवरहेड्स ऑन अ मशीन आर रेट करंटली, अब एब्जॉर्ब करवा रहे हैं ओवरहेड्स को मशीन आर रेट पे, करंटली 7 पर मशीन आर, रेट क्या है। अब एफओएस का चैप्टर याद होगा आपको, शुरू में हम जब सारे ओवरहेड्स का ओएआर निकालते थे तो फिक्स्ड और वेरिएबल मैंने कहा था इकट्ठे ही होते थे। आगे चल के फिर हम इनको अलग भी करने लग गए थे और हमें पता लगा था कि वेरिएबल ओवरहेड्स तो वेरिएबल ही होते हैं, असल लड़ाई एब्जॉर्प्शन वाली जिसमें अंडर ओवर निकलता है वो फिक्स की वजह से ही होती है। अब मार्जिनल एब्जॉर्प्शन जाके पता लगा था। खैर एनीवेज, जो एफओएस के चैप्टर में भी ऐसे ही करते थे, सारे एफओएस को डिवाइड करते थे किसी बेस से, तो ओएआर निकल आता था, तो उसमें वेरिएबल फिक्स दोनों ही होते थे। तो ये वही ओएआर है टोटल करंटली 20 पर मशीन और, ऑफ विच 7 इज वेरिएबल। तो फिर बाकी क्या है, उसको बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने बता भी दिया। अगर टोटल ओएआर जो है वो 20 है और उसमें 7 रुपए वेरिएबल ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन रेट है, तो फिर बाकी 13 क्या होगा, फिक्स्ड ही होना है, वह उसने बता भी दी। इलस्ट्रेशन है ना, बुनियाद बन रही है। अच्छा, द कंपनी इज डिसाइडिंग वेदर टू अंडरटेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन कमिंग ईयर फॉर विच 2000 मशीन आवर्स विल बी नीडेड। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज अंडरटेकन, इट इज एस्टिमेटेड दैट फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय, अब जो तो वेरिएबल ओवरहेड्स थे 7 रुपए पर आवर, वो 2000 घंटों के लिए लगेंगे वेरिएबल। 13 रुपए जो एब्जॉर्ब्ड वाले थे वो इररेलेवेंट है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हम अंडरटेक करें तो फिक्स कॉस्ट उस ड्यूरेशन में इंक्रीज हो जाएंगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक करें, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एडिशनल कितनी पड़ेगी, 3200। तो 7 इंटू 2000 प्लस 3200 टोटल, ये क्या बन गई हमारी। तो ये जनाब आपका 14 क्वेश्चन था। वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए फिक्स और नोट डाल दी। वेरिएबल ओवरहेड्स आर ऑलवेज रेलेवेंट कॉस्ट और ओनली इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड्स आर रेलेवेंट एग्जिस्टिंग। मैंने वही कॉपी पेस्ट किया होगा। ये इसलिए कोशिश ये की है कि ज़रा आपको वो एक जुमला मिल जाए जो आपने अगर कह देता है लिखना है तो आपको पता हो वेरिएबल के लिए मैंने क्या जुमला लिखना है, फिक्स के लिए क्या लिखना है, यही रहना है। हमने रूल भी यही पढ़ा था। यहाँ तक कोई मसला, ओके। अच्छा, उसके बाद हमारा आया था क्वेश्चन नंबर अच्छा, ये 22 जो है ये ज़रा मुश्किल सवाल है थोड़ा सा, मुझे पता है। मैं इसको ज़रा होमवर्क तो दे दूं, फिर कल डिस्कस करूंगा इसको। ये ना ज़रा ऐसे ही थोड़ा टेक्नू सा सवाल है, टेक्नू सा, कैपेसिटी निकाल के पता नहीं कुछ ऐसे, मैथमेटिक्स है, रूल आपको पता है, मैथमेटिक्स है। बहरहाल मैं ये डिस्कस करूंगा, इसके साथ पहले होमवर्क लिख लो। अच्छा जी, उसके बाद हमने 44 लेक्चर में जो फिजिकली क्लास चल रही थी उसके अंदर हमने फिर बात शुरू की थी नॉन करंट एसेट्स की। ये मैंने अभी आपको रिवाइज करा दी, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करना है, हमें कॉन्ट्रैक्ट आया, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक ऑर्डर आया, उसके लिए हमें एक नॉन करंट एसेट, एक मशीन भी रिक्वायर्ड है, कोई एसेट भी रिक्वायर्ड है। अब उसमें से कौन सा सिचुएशन वो हमारे सामने रखता है वो देख लेंगे। या तो हम अपना एग्जिस्टिंग एसेट यूज कर रहे होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट पे, या नया ले रहे होंगे, खरीद कर यूज कर रहे होंगे, या किराए पे ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है
किराए पर लेने का ऑप्शन भी हो, खरीदने का भी हो, दो चीजें आ जाएं तो। मैंने ये बात उन 2 लेक्चर्स में कर दी है, नहीं भी किया तो मैं दोबारा करूंगा और बार बार करूंगा। डिसीजन मेकिंग के अंदर जब भी 2 कॉस्ट्स का मैच पड़े, मिल गया, जब भी 2 कॉस्ट का मैच पड़े, प्रूडेंस है ना, प्रूडेंस क्या मतलब, मुझे पेन रिक्वायर्ड है, ये पेन मुझे 10 रुपए में मिल रहा है, ये पेन मुझे 8 में मिल रहा है, दोनों की बिल्कुल सेम क्वालिटीज हैं, दोनों से मेरा काम सही चल रहा है, कॉस्ट इनकर होनी है, तो मैं किस तरफ जाऊंगा, लोअर की तरफ। अच्छा, मैंने ये दोनों पेन बेचने हैं, मैंने ये एक पेन बेचना है, ये भाई कह रहा है मैं आपसे 15 रुपए में खरीदूंगा, वो कह रहा है मैं आपसे 14 रुपए में खरीदूंगा, किसको बेचूंगा। तो जब भी बेनिफिट की बात आएगी डिसीजन मेकिंग में हमने हायर की बात करनी, जब भी कॉस्ट की बात आएगी तो, सही है ना। अच्छा, अब मिसाल के तौर वो कहता है नया एसिड खरीद लाओ या किराए पे ले लो। अब नया खरीद कर लाते हैं तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट निकालेंगे और किराए वाले की रेलेवेंट कॉस्ट निकालेंगे। अब 2 कॉस्ट में से जो लोअर होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। जब भी कॉस्ट का ऑप्शन आ जाए, बेनिफिट्स का आ जाए, तो जैसे मैंने यहां पर कहा ये क्या है, बेनिफिट, ये क्या है, ये तीनों क्या है, बेनिफिट। तो अगर बेनिफिट की बात आए तो कौन सा, हायर, वो सिलेक्ट करोगे, फिर वो कहोगे ये मैंने फोरगो करना है, तो वो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट ही बनेगी। ठीक है, तो बात समझ आ रही है, नहीं तो आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। मैं यूं समझ लो कि मैं परेशान नहीं होना, मैं 45-46 लेक्चर ही दोबारा कर रहा हूं, यूं समझ लो, ठीक है ना। ये करता भी हूं मैं रिवीजन वैसे भी डिसीजन मेकिंग के अंदर, लेकिन जरा मेरा वहम भी थोड़ा दूर हो ले, कोई बात नहीं है। आपको ऑनलाइन लेक्चर मिले थे, मेरी तसल्ली नहीं है, जरा थोड़ी सी हो जाएगी जरा चलते चलते, ठीक है। क्विकली रिवीजन, अब क्वेश्चंस को देखते हैं। 23rd, a company is considering bidding for a project that will take 1 year to complete. An analysis of the project has already been completed and a specialized machine will be required for a total of 4 महीने का प्रोजेक्ट है और एक स्पेशल मशीन इस प्रोजेक्ट के लिए हमें 4 महीने के लिए चाहिए। ठीक है जी, मशीन कैन बी हायर्ड, मशीन कैन बी हायर्ड, ये पहला ऑप्शन आ गया। कहता है किराए पर ले लें मशीन, ठीक है जी, किराए पर ले लेते हैं। फ्रॉम अ रिप्यूटेबल सप्लायर हु वुड गारंटी इट्स अवेलेबिलिटी व्हेन इट इज रिक्वायर्ड फॉर, वो कहता है कि जी हमें जब जरूरत पड़ेगी ना, ला कर रखने की जरूरत नहीं है, 4 महीने, प्रोजेक्ट ने पूरे साल चलना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रोजेक्ट ने पूरा साल चलना है, लेकिन उसमें हमें मशीन की जरूरत सिर्फ कितने महीने, कितने महीने, 4 महीने। वो कह रहा है कि जी 45,000 पर मंथ के हिसाब से किराया चार्ज करेगा, एक सप्लायर है, जब आपको जरूरत पड़ेगी वो अवेलेबल कर देगा। यानी कि आपको सुबह मशीन की जरूरत है, आप शाम को फोन करोगे, सुबह वो भेज देगा, लेकिन उसने किराया कितना लेना है फिर, 45,000 पर मंथ। कहते हैं एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अल्टरनेटिवली दूसरा ऑप्शन क्या है, इट कैन बी परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 12,50,000। वो कहता है किराए पे ना लो, अपनी खरीद लो। इफ इट वर परचेज इट कुड बी सोल्ड इन 1 year टाइम फॉर, अब 2,50,000 रुपए क्या हो जाएगा, फॉल इन मार्केट वैल्यू। कहता है 1 साल तक हम अपने पास ही इसको रखेंगे, जब तक प्रोजेक्ट चलना है, जब जब जरूरत पड़ती रहेगी हम इस्तेमाल करते रहेंगे। हो सकता है ना 4 महीने इकट्ठे ना इस्तेमाल करना पड़े, कभी 1 महीने के लिए चाहिए, 15 दिन के लिए चाहिए, कर करा के वो अंदाजा ये कि 4 महीने चाहिए, तो आप अपनी नई मशीन खरीद लें, आज 12.5 लाख की खरीद लें, 1 साल के बाद जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो इसको बेचेंगे तो 10 लाख की बिकेगी। तो इसका मतलब फॉल इन मार्केट वैल्यू। अब 3 ऑप्शन दो हो गए। पहला ऑप्शन क्या था जी, 45,000 इंटू 4 कितना बनता है, 180,000, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना खरीद इसको अपना एसेट खरीद लेते हैं तो उसमें आपको क्या करेंगे, फॉल इन मार्केट वैल्यू 250। लेकिन इसमें एक फायदा नजर आ रहा है, क्या, जो मशीन हम खरीदेंगे ना, अगर वो हमारे इस्तेमाल में नहीं होगी तो हमारी तरह ये और लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है। आजकल ये स्पेशल ऑर्डर हमारे हमसायों में भी आए हुए हैं, तो हम उसको किराए पे दे सकते हैं, यानी हम वो बन जाएं किराए वाले, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, 25,000 पर मंथ के हिसाब से जो है वो किराए पे दे सकते हैं। और वो कह रहा है कि ये नहीं कि पूरे 8 महीने बाकी के वो किराए पर रहेगी, तकरीबन अंदाज़ा ये है कि 6 महीने तक वो किराए पर रह सकती। तो हमने कहा इसका मतलब कि 25,000 इंटू 6 कितना बनता है, ये हमें क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगी। तो नेट में हमें फिर अपनी खरीद लें तो नेट में क्या कॉस्ट पड़ेगी। अब मुझे बताओ, एक ऑप्शन क्या है, किराए पर लेकर 180 की कॉस्ट खर्च करें, दूसरा ऑप्शन क्या है, अपनी खरीदें और नेट में 100 रुपया खर्च करें। अब कॉस्ट की बात हो रही है, बेनिफिट की, कॉस्ट इनकर होनी है ना, हम कॉस्ट इनकर, हम किराए पर लाएं तो 180 रुपए, हम
अपना खरीद लें तो 100 रुपया नेट में पड़ेगा, तो कौन सी कॉस्ट लोअर है? तो कॉस्ट के केस में फिर कौन सा केस कर ले? तो हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनेगी? इनमें से लोअर। तो ये हर जनरल रूल आपको मैंने पढ़ाया क्या, कि अगर फिक्स एसेट प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, नया खरीदो तो उसकी लाइफ गिवन है तो डेप्रिसिएशन उसकी रेलेवेंट कॉस्ट, और अगर मार्केट वैल्यू का चेंज गिवन है तो फॉल इन मार्केट वैल्यू उसकी रेलेवेंट कॉस्ट। किराए पे लो तो उसका किराया उसकी रेलेवेंट कॉस्ट, अपना एग्जिस्टिंग यूज करो तो उसकी भी वही फॉल इन मार्केट वैल्यू या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो भी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन जो है वो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट। ये जनरल रूल पढ़ा दिया। अब सवालों में थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ सकता है, बिल्कुल कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं आप घर पे बैठे ऐसा डिसीजन मेकिंग ना भी पड़ी होती तो आप ये बैठकर डिसीजन ले सकते थे। बिल्कुल मैंगो मैन बन के सोचा करें। आपको एक मशीन चाहिए, किराए पर ले आए तो 180 रुपए किराया लगेगा, और अगर आप अपनी खरीद लें तो नेट में कर करा के आपको 100 रुपया खर्चा पड़ रहा है। अभी डिसीजन मेकिंग है ना, फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो अंदाजा ही है दोनों ही, ठीक है। तो आपको कौन सा वाला ऑप्शन बेहतर लग रहा है? 100 रुपये वाला, सिंपल सी बात है। तो यही आपकी क्या बन जाएगी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यानी कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सेप्ट करेंगे तो अपना एसेट खरीद लेंगे, 1 साल के लिए उसको अपने पास रखेंगे, 6 महीने किराए पे भी देंगे, खुद भी इस्तेमाल करेंगे और एंड पे बेच भी देंगे, तो नेट में 100 रुपये पड़ेंगे, ठीक है। ये आपका सवाल नंबर 23 था। ये ऐसे ही कराया था ना आपको, देखो वही लेक्चर चल रहा है अभी। अभी कौन सा लेक्चर हमारा चल रहा है? अभी 45 चल रहा है, अभी 45 चल रहा है, फिर 46 आना है, 47 तो मैं आज करा रहा हूँ ना। ये कौन सा लेक्चर में पढ़ाया था? हाँ अच्छा, नेक्स्ट अगला सवाल समझ आई भाई? ये देख लो, इधर देखो, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ, मैंने इस तरह से बना दिया था माजरत के साथ, ये बेसिकली वर्किंग है, ठीक है। तो अगर आपकी रेलेवेंट कॉस्ट की वर्किंग वो प्रॉपर रिक्वायरमेंट चल रही हो तो ये वर्किंग बन जाएगी आपकी। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन क्या होगी जी? आपने कहा जी रेंट पे लें तो ये, परचेज ऑप्शन है तो ये, ए और बी में से जो लोअर है वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ उसको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये सारा कुछ आपने कैलकुलेशन, वर्किंग है ना बेसिकली, कैलकुलेशन भी बता दी, ठीक है। कि आपने यहाँ पे क्या लिया? रेंटल कॉस्ट, यहाँ पे क्या लिया? फॉल इन मार्केट वैल्यू लेस इनकम, नेट कर दिया। दोनों कॉस्ट में से जो लोअर थी आपने उसको रेलेवेंट कॉस्ट कह दिया। तो फिर अंग्रेजियाँ मारने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने बस उसको प्रेजेंट करना है, किसी भी तरह से बताना है। मैंने आपको कई बार बताया है, आप यूँ करके को वर्किंग कर लें, यहाँ पे फिगर्स निकली पड़ी हों, आप यहाँ पे वर्किंग का नंबर दे दें, बस वो वर्किंग है आपकी, प्रॉपर वर्किंग है, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई मदर का रेड आपके नंबर नहीं काट सकता। वहाँ पे ट्रीज़ के आगे कैलकुलेशन तो आपने की ही होती है। बात समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ तक को मसला। अब आता है असली सवाल और नस्ली सवाल। ना मशीन कॉस्टिंग 1 मिलियन वॉज परचेज 7 years ago, पुरानी मशीन है तो ये संक कॉस्ट है, ठीक है जी। इफ वी यूज दिस मशीन इन बिजनेस इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट फ्यूचर रेवेन्यूज ऑफ 1.5 लाख। यानी अगर हम इसको बिजनेस में इस्तेमाल कर लें, बिजनेस में इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि लेट्स से रेंट पे दे दें या अपने इस्तेमाल में भी हो, तो जो भी है इसका करंट यूज जो है उससे हमें कितना फायदा होता नजर आ रहा है? 1.5 लाख का फ्यूचर में रेवेन्यू आएगा। फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग चल रही होती है। अल्टरनेटिवली इसको आज ही बेच दें तो हमें 80,000 रुपया स्क्रैप वैल्यू मिलेगी। तो पहले तो ये बताओ, आज ही कबाड़ियों को बेचना पसंद करोगे या इसको इस्तेमाल करोगे? सादा बात है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मेरा यूज क्या है, मैंने किराए पे देना है इसको, तो मैं मशीन किराए पे देता हूँ तो मुझे 1.5 लाख आता नजर आ रहा है, और आज ही कबाड़ियों को बेचूँ तो 80,000 रुपये आएगा। तो मैं पागल हूँ मैं कबाड़ियों को बेचूँ? मैं अपने पास रख के किराए पे दूंगा और 1.5 लाख रुपया लूंगा। और सही है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया करो, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में ये नहीं है कि आज वाला 80 है और वो पता नहीं कब का है, बस ठीक है बराबर है, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या किया करो? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। वो BFD के अंदर या MFA के अंदर जाके पढ़ना, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वगैरह, उनमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यहाँ पे क्या किया करो? इग्नोर। अच्छा, अल्टरनेटिवली इट कुड बी सोल्ड एट स्क्रैप। अच्छा हो गया। एन इक्विवेलेंट मशीन, इसी जैसी एक पन्नी टूटी हुई मशीन इन द सेम कंडीशन, इसी पुरानी है ना, ठीक है, कुड बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम मार्केट एट अ कॉस्ट ऑफ 90। अब पहली बात, हमने डिसीजन क्या लेना है जी? हम 150 रुपीज़ लेंगे या 80 लेंगे? पहली बात, इस ओल्ड मशीन को अपने यूज में करके 150 कमाएं या कबाड़ियों को बेच के 80? तो इसका मतलब ये हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमने अपनी इस मशीन को इंशाल्लाह रेंट पे देना है, ठीक है जी। अब वो कहता है एक और ऑप्शन भी है, वो क्या है? आप बाजार से इस जैसी एक मशीन 90 की ले आओ। हमने कहा अच्छा, तो फिर हम पागल हैं कि हम इस मशीन को, इसी मशीन को इस्तेमाल कर लें, इसको किराए पे, मिसाल के तौर पे अपना एसिड किराए पर, लोग अपना घर किराए पे देकर
सस्ते घर के अंदर आ जाएं ऐसे जैसे, ठीक है, मिसाल के तौर पे, तो महंगा घर किराए पे देकर सस्ते पे आ जाते हैं तो कैश फ्लो बच नहीं जाता। तो हमने कहा जी 150 उधर से डिसीजन लिया था, कोई यूज़ करके उससे लेंगे। इसी जैसी एक मशीन इस प्रोजेक्ट के लिए 90 में मिल जाएगी, तो प्रोजेक्ट के लिए 90 वाली ले आओ, 150 वाला काम चलने दो। जब मेरा एक काम 90 में हो रहा है तो मैं 150 रुपया क्यों लूज़ करूँ? मैं 150 रुपये को कमाऊंगा, उसको बिजनेस में यूज़ करी जाऊंगा, और इसको हम क्या कर लेंगे। अब अगेन जनरल रूल नहीं है ये बहुत डीप डाउन जाकर सवाल किया था, लेकिन सवाल कर लिया था अल्लाह करके, ठीक है। तो यूज इन बिजनेस तो फ्यूचर रेवेन्यू 1.5 लाख आएगा स्क्रैप वैल्यू। तो अगर यूज करें बिजनेस में तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है जी? अब ये क्या है? बेनिफिट यूज करें तो बेनिफिट कौन सा हायर है? ये हम अगली बात ना होती अगर कि हम रिप्लेसमेंट मशीन लेकर आएंगे तो हम कहते हैं जी अब इसको यूज कर लो, ये फोरगो कर रहे हैं हम क्या कर देते, ये हम फोरगोन ले लेते और ये रेलेवेंट कॉस्ट बन जाती कि उसने कहा नहीं एक मशीन जैसी आ सकती है, अगर वो ले आओ तो 90 में काम हो जाएगा। हमने कहा ठीक है इसको यूज करी जाओ, 90 वाली ले आओ। यानी कि आपको रेलेवेंट कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या लेनी चाहिए? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई? सही है। ये बड़ा गंदा सवाल था बेसिकली, बड़ा टाइम लगा था उस लेक्चर के अंदर। कितना टाइम लग गया था? 15-20 मिनट तो लग गए होने, ज्यादा लग गए थे। ये गंदा सवाल था, पहली बार समझाना मुश्किल था, ठीक है। समझ आ गया था, वैसे बाद में तो आ ही जाता समझ। तो खैर मैंने जरा राउंड अप इसलिए लिया कि अगर किसी को ये दोनों लेक्चर्स को मैं क्विकली जरा रिव्यू कर रहा हूँ, कोई मसला हो कहीं पे भी हो मुझे रोक लेना है, कोई मसला। चल इसके बाद फिर हमने जाकर ये वाली चीज यहाँ पर, ये मैंने ना कॉपी की है वहां से, देखो ना बाकी राइटिंग और तरह, ये मैं वहां से कॉपी करके लाऊं उस लेक्चर से। ये फिर मैंने यहाँ पे यूं लिखा था, ठीक है, कि लोअर एंड पे लिखा लोअर, ठीक है ना, एंड पे लिख, क्योंकि पहले दिन तो मैंने सिर्फ ये पढ़ाया था रेलेवेंट कॉस्ट एग्जिस्टिंग एसेट की क्या है, इनमें से जो भी आ जाए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन बेसिकली क्या है, इनमें से कोई भी आ सकती है, दो आ जाए तो जो हायर है वो फोरगोन हो रही है, ठीक है। लेकिन जैसे अभी इस सवाल में हुआ है, दो ऑप्शन आए, किराए पे दे दो, ये कबाड़िए को भेज दो। हायर क्या था? किराए पे दे दो। हमने कहा ये हमारा रेलेवेंट कॉस्ट है। फिर उन्होंने कहा रिप्लेसमेंट, अच्छा ये है, चलो ठीक है। मिसाल के तौर पर इसी सवाल में वो कहता कि 1.5 लाख किराए से आना है, यूज से आना है, हमने डिसाइड कर लिया था। इसी जैसी मशीन बाहर से 2 लाख की मिलेगी तो क्या करें? तो फिर 2 लाख वाली ना लेते, फिर 1.5 लाख वाली अपनी इस्तेमाल करते, रेलेवेंट कॉस्ट क्या बन जाती? 1.5 लाख। और समझ आ रही है कुछ थोड़ी थोड़ी? चलो यहां तक कोई मसला? फिर हमने जनाबे वाला शुरू किया था मटेरियल। अब लेक्चर 46 स्टार्ट हो गया, ठीक है। मटेरियल बहुत इंटरेस्टिंग, शुक्र है आप लोग आज आ गए हैं, क्योंकि ये सवाल फिर अगर मैंने करा दिया तो फिर मुझे और ज़्यादा वहम होता कि पता नहीं इनको समझ आई है नहीं आई है। चलो ये तो रूल्स है ना, ये आपने पढ़ लिए क्विकली, मैं इसको गो थ्रू करूंगा, फिर सवालों को जब मैं करूंगा तो मेरी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि सारे सवाल मटेरियल वाले मैंने अभी करने हैं। ये हो सकता है कि मटेरियल रिवाइज करके मैं एक सवाल करूं। आपको ऐसे कौन कौन से सवाल होमवर्क में दिए थे लेक्चर 46 में? तो 1-2 करके हो सकता है फिर मैं छोड़ दूं और मैं लेबर पे चला जाऊं। हो सकता है मैं आज मटेरियल वाले सवाल ही करी जाऊं और लेबर को, बल्कि लेबर को छेड़ा तो जा ही सकता है। चले कोई बात नहीं, फिलहाल तो बात शुरू करते हैं मटेरियल। अच्छा, अब हमें ऑर्डर रिसीव हुआ, हमने रेलेवेंट कॉस्ट की बेस पे सवाल करना होगा। 3 ही रिक्वायरमेंट्स हैं, तीनों के अंदर रेलेवेंट कॉस्ट ने आना है। अगर वो कहे वैल्यूएट करो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तब भी मुझे क्या चाहिए? रेलेवेंट इनकम्स और रेलेवेंट कॉस्ट्स, ठीक है। अगर वो कहे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिटरमिन करो, तो रेलेवेंट कॉस्ट नहीं प्रॉफिट ऐड करना। अगर वो कहे मिनिमम बिड प्राइस बताओ, तब भी मुझे रेलेवेंट कॉस्ट ही चाहिए। तो हम रेलेवेंट कॉस्ट के पीछे पड़े हुए हैं। हमें कॉन्ट्रैक्ट एक आया, ठीक है, एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, अब हमने उसको इवेल्युएट करना है। तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट में ओवरहेड्स के रूल्स क्या हैं देख लिए, फिक्स एसेट्स के रूल क्या हैं देख लिए। अब हमें जो ऑर्डर रिसीव हुआ है, भाई कोई भी प्रोडक्ट बनानी है तो उसके अंदर यही मेन 3 कॉस्ट तो होती थी ना प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर। जागते रहना, साढ़े देना रहना जी। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, यही है ना। और फिर इनफैक्ट हमने वो एडिशनल वो नॉन करंट एसेट भी देख लिया, हमें ऑर्डर के लिए चाहिए। और इसके अलावा भी कोई अगर कॉस्ट आ जाती है जिसके लिए फिर जनरल रूल लगाकर आप यूज कर सकते हो, इनमें से निकल भी जाए तो वो भी मैंने आपको बताया हुआ। डेफिनेशन, रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन, वो भी आपको काम दे जाती है। खैर फिलहाल तो हम चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमें एक ऑर्डर रिसीव हुआ, बतख वाला कैलकुलेटर किसने बनवाना था? बतख वाला कैलकुलेटर है तुमने बनवाना था, बतख वाला कैलकुलेटर। अच्छा, अब हमें इस कैलकुलेटर के लिए कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर तो वो मटेरियल, देखो कभी कभी हम रॉ मटेरियल भी खुद बना रहे होते हैं, फिर उसको प्रोडक्ट में यूज भी कर रहे होते हैं। अगर तो हम वो रॉ मटेरियल खुद बना रहे हैं, फिर तो मसला ही कोई नहीं, उसको बना लें और बना के अपने वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर लें, सादा बात।
मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ, मैंने एक चीज बनाकर देनी है जिसमें जो रॉ मटेरियल लगना है वो रॉ मटेरियल हम इन हाउस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में जितना चाहिए उतना प्रोड्यूस करो और यूज कर लो। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? उस मटेरियल को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, ये शायद अभी सवालों में ना आए, पास्ट पेपर में जाकर आएगा। तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, यानी रॉ मटेरियल आप खुद बना रहे हैं ना, एक पार्ट है जो आपका इस ऑर्डर में यूज होना है, वो पार्ट आप खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो उस पार्ट को प्रोड्यूस करने के अंदर भी तो फिर सारी कॉस्ट लगेंगी। कौन कौन सी? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है, और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये आपके बन जाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? रेलेवेंट कॉस्ट। मिसाल के तौर पे आपने जो आपको ऑर्डर आया, आपने 100 कैलकुलेटर बनाने हैं, उस कैलकुलेटर के अंदर जो बटन्स हैं, भाई कह रहे हैं बटन्स, ठीक है, वो बटन्स आप खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो वो एक यूनिट पर जितने बटन लगते हैं उनकी कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है लेट से वो 5 रुपए हैं, ठीक है, और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट भी आप पर यूनिट करके मिसाल के तौर पे कहते हैं जी 2 रुपए लग जाते हैं फिक्स्ड ओवरहेड भी जो एडिशनल आए, तो 7 रुपए में एक कैलकुलेटर के बटन तैयार हो जाते हैं। तो 100 कैलकुलेटर हैं तो फिर 7 × 100 करोगे तो आपकी मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। बात समझ आ रही है? अगर तो आप मटेरियल, ये अलग बात है, लड़ाई आगे शुरू होनी है, ज्यादा पसंद है आईकैप को, ये तो 1-2 सवालों में आया है, ये इतना पसंद नहीं है आईकैप को। बहरहाल मटेरियल आपको चाहिए अपने वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए और आप खुद बना रहे हैं तो बना लें और बनाओगे इस्तेमाल कर लें। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। और अगर आपको जो ऑर्डर आया है खान साहब, उसकी, ये लेक्चर लिया था, पक्की बात है, समझ आया था? चलो, अगर जो आपने ऑर्डर रिसीव किया है उसके लिए आपको रिक्वायर्ड मटेरियल जब बाजार से खरीदना है तो फिर लड़ाई पड़ती है लंबी, ठीक है, पानीपत की जंग, ऐसी बोला होगा या वो लेबर में बोला है शायद, चलो लेबर तो भी पढ़ा ही नहीं। परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लाई, अगर मटेरियल जो आपको चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि आप बाहर से खरीदते हैं तो फिर 3 सिचुएशंस ब्रॉडली बन सकती हैं। पहली बात, मटेरियल, बल्कि उससे भी आगे, बल्कि सही ऐसे ही ठीक, मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो बाहर से जाके खरीद लो, सादा बात। इसके लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? जो जितने का खरीदोगे, सादा बात, हमने जो ऑर्डर रिसीव किया है, हमें उसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल हमने बाहर से खरीदना है, हमारे पास स्टॉक में पड़ा नहीं है, बाहर से खरीदने जाना है तो जाकर खरीदें। रेलेवेंट कॉस्ट विल बी परचेज कॉस्ट। मटेरियल इज नॉट अवेलेबल इन स्टॉक तो शुक्र करेंगे कि मटेरियल अवेलेबल नहीं है स्टॉक में। खुदा ना खास्ता अवेलेबल है तो फिर अगली लड़ाई पड़नी है, ठीक है। बल्कि ये वाला भी अलग ही किया था, अच्छा ही है वैसे, ये अलग अलग ही चले। तो मटेरियल स्टॉक में तो अवेलेबल है लेकिन रेगुलरली हमारी प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, तो भाई फिर नॉर्मल प्रोडक्शन प्रोसेस को हम नहीं छेड़ा करते इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अपनी प्रोडक्शन को छोड़ दें, अपनी रूटीन की प्रोडक्शन को गड़बड़ कर दें, नहीं 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 नहीं, जो स्टॉक रेगुलर यूज में है, मटेरियल जो रेगुलर यूज में है तो उसको रेगुलरली यूज हो रहा है तो होने दो। ये यूं ही समझ लो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है। आपको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे मटेरियल चाहिए था, पहली बात मटेरियल स्टॉक में नहीं है तो बाहर से जाके खरीद लो, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? परचेज कॉस्ट। दूसरी बात, स्टॉक में अवेलेबल तो है लेकिन आप रेगुलरली उसको प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं तो समझो आपके स्टॉक में नहीं है, फिर समझो आपके स्टॉक में नहीं है, जाओ और जाकर बाजार से खरीदो, अपनी नॉर्मल प्रोडक्शन को छेड़ते हम नहीं है। तो अगर मटेरियल आपने बाहर से खरीदना है, अवेलेबल नहीं है तो खरीद लो, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी करंट परचेज कॉस्ट। और अगर अवेलेबल तो है लेकिन रेगुलरली यूज हो रहा है हमारी एंटिटी में, तब भी आपकी यही रूल है, परचेज कर लो इसको आउटसाइड से और रेलेवेंट कॉस्ट विल बी करंट परचेज प्राइस, ठीक है। अब मजे का जो आई कैप को पसंद भी सबसे ज्यादा है वो कौन सा केस है? आपको जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल स्टॉक में पड़ा भी है और वो मटेरियल रेगुलर यूज में भी नहीं है। उसमें से एक मिसाल मैंने रेलेवेंट कॉस्ट की टाइप्स कराते हुए भी बोला था आपको, वहां से एक वो जो मटेरियल गड़बड़ वाला है, उल्टा डिस्पोज। तो अगर मटेरियल आपका अवेलेबल है और रेगुलरली यूज नहीं हो रहा तो भाई बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात, डिसीजन क्या है? अगर आपके पास स्टॉक में एक मटेरियल पड़ा है जो आपको रिक्वायर्ड है, वो स्टॉक में पड़ा है और रेगुलरली यूज नहीं हो रहा है, तो शुक्र करेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट आ गया है कि हम इसको क्या करने लगे। अब वेला पड़ा था, असल में होता पता क्या है, ये रेगुलर यूज में भाई जागना, जरा ये रेगुलर भाई जागना लेक्चर लिया हुआ है ना कल वाला है, पक्की बात है, पक्की बात है, लिया हुआ है, पक्की बात है। तभी नींद आ रही है, थोड़ी सी हिम्मत कर लो यार, मेरे साथ मिल जाओ जरा, थोड़ा सा मेरी तसल्ली हो जाएगी। सुनो,
ये वैसे भी मैंने आके रिवाइज करना होता है। आप देख ही रहे हो, 2-3 लेक्चर्स आपने देखे, मैं शुरू से ही करता हूँ रेलेवेंट कॉस्टिंग को क्विकली रिवाइज, तो ये करना ही है। थोड़ा सा ज़रा टाइम ज़्यादा लग रहा है, मेरी तसल्ली हो जाएगी, माजरत 2 मिनट दे दो बस। और पहली बात, ये मटेरियल चाहिए था जो वो पड़ा है, रेगुलर यूज में नहीं है तो क्यों पड़ा है? नॉर्मली ऐसा होता है कि किसी पिछले वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ओवर परचेज हो जाती है हमसे, ठीक है, कि और पहले कॉन्ट्रैक्ट आया था, और भाई एंड वाले, ठीक है, लेक्चर लिया हुआ आपने, मुझे पता है, फिर लिया हुआ है ना वैसे जी, कि आपके पास कोई पहले को वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आया था, उसमें ज्यादा परचेज कर गए थे, इस वजह से वो बचा खुचा पड़ा होता है। असल में कहानी ये होती है। तो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको जो ये कॉन्ट्रैक्ट आया है, इस पे जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो मटेरियल आपके पास स्टॉक में पड़ा भी है और रेगुलर यूज में भी नहीं है, तो शुक्र करोगे ये वाला ऑर्डर आया। सबसे पहला डिसीजन क्या है? इसको यूज करो। अब अगर यूज करना है तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? जितने का खरीदा था वो हमेशा हमेशा याद रखना संक कॉस्ट है। जितने का खरीदा है वो हमेशा संक कॉस्ट है, वो कभी भी रेलेवेंट नहीं होती। अब अगला 3 सिचुएशंस बना रहे हैं हम, ठीक है, बल्कि 4 बन गई, कि वो कहता है जी वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर यूज कर लो, बिल्कुल ही वेला था, ना काम का था ना काज का था, दुश्मन जगह का था, ठीक है, तो शुक्र करेंगे हमारी जान छूटी, ना उसको कबाड़ियां लेके जा रहा था, ना वो हम कहीं बेच पा रहे थे, ना किसी और अल्टरनेट यूज में आ रहा था, तो अच्छा है इसके यहां पर यूज कर लो, हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलेवेंट कॉस्ट नील होगी। खरीदा था जितने का खरीदा था वो तो संक कॉस्ट थी, अभी हमने क्या फोरगो किया? कुछ नहीं। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? अगर मटेरियल अवेलेबल है, रेगुलरली यूज नहीं हो रहा है, इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर लो। अगर ये स्क्रैप के तौर पे भी यूज नहीं हो सकता, किसी और अल्टरनेट यूज में भी यूज नहीं हो सकता, तो फिर यूज कर लो, शुक्र करते हुए रेलेवेंट कॉस्ट विल बी नील। कोई कॉस्ट नहीं हमें पड़ी। ये बात समझ आती है? अच्छा, मटेरियल अवेलेबल था, रेगुलरली यूज नहीं हो रहा था, भाई ये रेगुलरली यूज नहीं हो रहा था, लेकिन स्क्रैप के तौर पे बिक सकता था, तो कोई बात नहीं, आप स्क्रैप के तौर पे बेच के फिर बाजार से नया खरीदने चले जाना, अक्लमंद, ठीक है। क्या करना? अपने इस कॉन्ट्रैक्ट में इसको यूज कर लेना। रेलेवेंट कॉस्ट विल बी वो स्क्रैप वैल्यू जो अगर ना यूज करते तो मिल जाती, वो अब फोरगो हो जाएगी। तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी स्क्रैप वैल्यू फोरगो। नेट स्क्रैप वैल्यू इसलिए लिख दिया कि कभी कभी ऐसा होता है स्क्रैप वैल्यू यानी कि कबाड़िए को भेजने के लिए वहां पे उसके पास भेजना पड़ जाए, वो किराया पड़ जाए, कोई डिस्पोजल प्रोसीड जैसे आनी होती है, वो डिस्पोजल की कॉस्ट को आ जाती है, तो उसको भी क्या कर देना है? नेट, ठीक है। क्विकली देखो, क्विकली इसकी एग्जांपल मौजूद है, एक ही बार देखते हैं, ठीक है। तीसरा, कैन बी डिस्पोज, कहता है मटेरियल अवेलेबल है, रेगुलरली यूज में नहीं है, यूज कर लो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन ये इतना जहरीला मटेरियल है कि उल्टा इसको डिस्पोज करने पे हमें कॉस्ट लगती नजर आ रही थी। ये मैंने मिसाल आपको पहले दिन गालिबन दी थी कि एक केमिकल ऐसा, ये जो है वो मतलब हैजर्डस किस्म का केमिकल है कि ये हमारे पास जो पड़ा हुआ है, इसको अगर हम यहाँ पे ऐसे ही फेंक दें तो ये तो मतलब यहाँ पे आलूदगी फैला देगा, आसपास लोग बीमार पड़ जाएंगे, तो इसको तो कहीं दूर जाकर एक स्पेशल कंपनी को हायर करके इसको डिस्पोज करवाने के ऊपर हमें लग रहे थे 20-25 हज़ार रुपए। अगर हमने इसको इस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर लिया तो कॉस्ट नहीं लगनी, बल्कि उल्टा ये वाली डिस्पोजल कॉस्ट सेव हो जानी है। तो अगर मटेरियल अवेलेबल है स्टॉक में, रेगुलरली यूज नहीं हो रहा, और डिस्पोज कैन बी डिस्पोज ऑफ बाय इनकरिंग डिस्पोजल कॉस्ट, तो क्या करो? यूज करो इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? कोई कॉस्ट नहीं होगी, बल्कि उल्टा सेविंग मिल जाएगी। तो सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट इज रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग, यानी कि इनकम। अब मर्जी है, रेलेवेंट इनकम में लिख दो इसको, या कॉस्ट के अंदर नेगेटिव चल रहे हो तो इसको पॉजिटिव लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, है क्या चीज ये? कॉस्ट सेविंग। और ये भी बहुत कम आई कैप टेस्ट करता है, ठीक है, ये फिर कर लेता है, ठीक है। सबसे ज्यादा आई कैप का फेवरेट कौन सा है? जो बच्चे को समझ ही नहीं आता, ठीक है। वो क्या है? आपके पास एक मटेरियल पड़ा है, ठीक है, आपको ऑर्डर रिसीव होता है, आप कहते हो कि जी उस ऑर्डर में मुझे ये मटेरियल, लेट्स से मटेरियल एक्स चाहिए। ये मटेरियल एक्स अगर मैं इस ऑर्डर पे यूज़ नहीं करूं तो मैं इसको कबाड़िए को बेच सकता हूं, कबाड़िए को बेच के मुझे कुछ पैसे आ जाएंगे। अच्छा, कबाड़िए को अगर ना बेचूं, अगर कबाड़िए को ना बेचूं तो मैं अपने ही बिजनेस में किसी और प्रोडक्ट के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो अब ऑप्शन क्या आएगा? कहता है कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप या कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ एनी अदर मटेरियल आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो स्क्रैप वैल्यू पकड़ोगे और कॉस्ट सेविंग बाय यूजिंग इन एनी अदर मटेरियल, इन प्लेस ऑफ एनी अदर मटेरियल लोगे। इनमें से ये क्या है? बेनिफिट्स हैं।
जो हायर है वो सिलेक्ट कर लोगे, वो आपकी बाद में जब यूज करने पर आएगा तो रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी हायर बेनिफिट फॉरगोन। ये आसानी से समझ आ गया था आपको इन एग्जांपल्स के साथ। ये वही एग्जांपल है, कॉपी पेस्ट की हुई है। मिसाल नंबर 1। अच्छा, अब जरा दिमाग के अंदर ये पूरा नक्शा हो, इसको छोड़ो, दिमाग के अंदर नक्शा क्या है? आपको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल चाहिए, मटेरियल आप इन हाउस प्रोड्यूस करते हो। अभी कल वाला लेक्चर ही चल रहा है, परसों वाला और कल वाला। ठीक है, कल वाले पे पहुंच गए, कल वाले पे पहुंच गए। अगर मटेरियल आपको चाहिए, मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे हैं, थोड़ा सा हो लें प्लीज। ठीक है, मटेरियल आपको चाहिए, सबसे पहली बात वो मटेरियल आप इन हाउस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस करो, यूज करो, आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, आप बनाते नहीं हो, बाहर से खरीदते हो। अगर आपने बाहर से मटेरियल खरीदना है, आपके पास स्टॉक में नहीं है, तो खरीद लो, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी करंट परचेज प्राइस। बाहर से खरीदते हो और स्टॉक में मौजूद है लेकिन रेगुलर यूज में है, तो भी आप क्या करो, समझो कि नहीं पड़ा, बाहर से खरीदो इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए और उसको, उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, तीसरी लड़ाई वाली बात शुरू हुई थी क्या? कि आपके पास स्टॉक में मटेरियल अवेलेबल है और वो रेगुलर यूज में भी नहीं है। ठीक है, तो फिर पहला फैसला तो क्या है? हम उसको यूज कर लेंगे अपने वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। अब रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? अगर तो वो एज अ स्क्रैप बिक सकता था तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन। ठीक है, मटेरियल ए हमें चाहिए वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे 2000 यूनिट्स, उसके हमने खरीदे थे 250 रुपए के। 250 को साइड पे करो, क्या है वो? संक कॉस्ट, कोई और यूज नहीं है, स्क्रैप के तौर पे बिक नहीं सकता। सुभान अल्लाह, यूज करो इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी निल। अच्छा है, मुफ्त में एक मटेरियल मिल गया, मुफ्त में मिला ना, इस डिसीजन की वजह से तो कॉस्ट नहीं पड़ी, किसी पास्ट परचेज की वजह से पड़ा हुआ था, ओवर परचेज हुआ। ओके, चलें आगे। दूसरा केस मैंने, अच्छा ये पहला केस था, सॉरी, कि आपको चाहिए, स्टॉक में अवेलेबल है, रेगुलर यूज में नहीं है, कोई अल्टरनेट यूज भी नहीं है, स्क्रैप के तौर पे नहीं बिक सकता, करो यूज, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी निल। दूसरा केस, स्टॉक में मौजूद है, रेगुलर यूज में भी नहीं है, स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है, तो यूज करो, स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन इज द रेलेवेंट। संक कॉस्ट है परचेज प्राइस, उसको भूल जाओ। ठीक है, अब दूसरा ये पड़ा है, आपके पास मटेरियल बी पड़ा है 1500 यूनिट्स, जो आपने परचेजा था 350 रुपए का, संक कॉस्ट। अब इसका कोई और यूज नहीं है, लेकिन स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है 50 रुपए पर यूनिट, लेकिन 3 रुपए डिस्पोजल कॉस्ट भी है। तो समझो आपको तो फिर 47 रुपए में, ये मतलब 47 रुपए स्क्रैप वैल्यू नेट मिल गई। ठीक है, अगर आपको ये 1500 यूनिट्स आपको यूज करने पड़ रहे हैं अपने वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ये 1500 यूनिट्स की कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट क्या बन जाएगी? 47 रुपए, 350 नहीं, ये जो आपने फोरगो किया, नेट स्क्रैप वैल्यू फोरगो। अच्छा, एक और मजे की बात यहीं पे सुन लो, बड़े सवालों में काम आएगी। मिसाल के तौर पे आपको मटेरियल बी जो है वो 2000 यूनिट्स चाहिए, तो 1500 ये वाला यूज कर लोगे, बाकी 500 के लिए फिर कहां चले जाओगे? बाजार में जाकर परचेज कर लोगे, फिर उस 500 के लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या बन जाएगी? ये इस तरह से बड़े सवालों में इस तरह से चलेगा कि आपको चाहिए लेट से 2200 केजीज, 1500 पड़ा है, यहां वाला इस रूल के हिसाब से यूज करोगे, और 700 के लिए फिर क्या बन जाएगा? 700 के लिए वो पहला केस बन जाएगा ये कि आपको चाहिए और स्टॉक में नहीं है तो खरीद लो। तो इस तरह से वो सवाल बनाता है, 2-3 चीजें इकट्ठी करके। ठीक है, अच्छा तीसरा केस, मटेरियल अवेलेबल भी है स्टॉक में, रेगुलर यूज में भी नहीं है, और उल्टा उसको डिस्पोज करने पे कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है, तो इसको फटाफट यूज कर लो, ये कॉस्ट सेविंग आ जाएगी। ठीक है, 400 लीटर्स हैं खतरनाक किस्म के मटेरियल के, जो कि हमने परचेज किए थे 480 रुपए के, ये इनका कोई और यूज नहीं है, ये स्क्रैप के तौर पे नहीं बिक सकते, उल्टा इट इज वेरी डेंजरस एंड कैन बी डिस्पोज ऑफ फॉर 12 रुपए पर लीटर। 1 लीटर को डिस्पोज करने के 12 रुपए लग जाते हैं, वो फटाफट यूज करो भाई, कैलकुलेटर में खतरनाक मटेरियल भी डाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा तुमने रिक्वायरमेंट ही ऐसी की उसके अंदर आता है, खैर चलो छोड़ो। अच्छा जी, तो अब ये क्या कर लें, यूज करें, इसके यूज करने से हमें उल्टा क्या बचत हो जाएगी? कॉस्ट की बजाय क्या बचत हो जाएगी? बेनिफिट हो जाएगा, हमें 12 रुपए पर किलो अब इनकर नहीं करना पड़ेगा, बचत होगी। ठीक है, तो यूज करो फ्रॉम स्टोर, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर लो इसको। रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग है बेसिकली ऑफ मटेरियल सी, यानी इनकम है, इनकम है। बाकी सब मैंने नेगेटिव दिखाए हुए हैं ना यहाँ पे, इसके लिए पॉजिटिव। ये इनकम्स में शो करो, आपकी मर्जी है। एक्सपेंसेस यानी कॉस्ट चल रही है उनमें पॉजिटिव साइन के साथ शो कर दो, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं। ठीक है जी,
तो 12 रुपए इंटू 400 लीटर, बस थोड़ी सी हिम्मत। स्क्रैप वैल्यू फोरगो की है हमने। देखो 1500 यूनिट्स आपने इस प्रोजेक्ट पे अगर यूज कर लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर लिए, तो क्या कबाड़िए को बेच सकोगे? आपके ये 1500 यूनिट्स इस प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल करने की आपने क्या कीमत चुकाई है? ये 47 रुपए पर केजी आपने फोरगो किया है। यानी अगर आप इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज ना करते तो आपको ये स्क्रैप वैल्यू दे जाते 47 रुपए, यानी कबाड़ी को बेच के आपको कितने आने थे? 47। आप 1 किलो के, 1 यूनिट के, ठीक है। अब आपने इसको अगर वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर लिया तो आपको ये 47 नहीं आएंगे, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट है। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन, स्क्रैप वैल्यू फोरगोन। जबकि यहां पर ये आपने फोरगो नहीं किया, ये उल्टा आपको बचत हुई है। अगर आप इसको ना इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल करते तो इसको डिस्पोज करने के ऊपर आपको हर लीटर पे 12 रुपए या टोटल 4800 रुपए खर्च हो जाने थे आपके। अगर आप इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करेंगे तो ये 4800 रुपए आपके खर्च नहीं होंगे, बच जाएंगे। तो ये एक सेविंग होगी इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, इसलिए सेविंग। हाँ जी भाई, 1 मिनट, पार्ट 2 शुरू करते हैं। और आखिरी केस क्या है? सबसे कीमती, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेवरेट आई कैप का, वो क्या है? 3500 यूनिट्स पड़े हुए हैं जो खरीदे थे 400 के। जो खरीदे थे, असल में कहानी क्या चल रही है? स्टॉक में पड़े हैं, रेगुलर यूज में नहीं है, तो जितने के खरीदे थे वो तो वैसे ही हमेशा ही संक कॉस्ट होती है ना, पास्ट कॉस्ट है, संक कॉस्ट है, ठीक है। अब ये 3500 यूनिट्स पड़े हैं, ये बेचे तो 20 रुपए का एक बिकेगा, ना बेचें, इसको यूज कर लें गैमा की जगह पे। एक हमारी और प्रोडक्ट है जिसके अंदर एक रॉ मटेरियल यूज होता है गैमा, उस गैमा की जगह पर ये डी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन थोड़ी मॉडिफिकेशन के बाद, ठीक है। अब सोचो, जरा सोचो, तसल्ली से सोचो, अगर हमने इस डी को गैमा की जगह इस्तेमाल किया तो गैमा बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये डी अगर गैमा की जगह इस्तेमाल होगा तो हमें गैमा वाली परचेज कॉस्ट बच जाएगी, गैमा वाली सेविंग मिलेगी, ठीक है ना। अब हमने डिसीजन लेना है। हम इनकम के केस मैंने कहा था हायर की तरफ जाते हैं। अगर मैं ये 3500, पहले बात तो छोड़ो, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, समझो है ही नहीं, पहले तो इसके बारे में डिसाइड करो। ये 3500 किलो के 2 यूजेज हैं। कबाड़िए को बेच दो, 20 रुपए का एक बिकता है। अगर कबाड़िए को ना बेचो, थोड़ा सा मॉडिफाई करो, 10 रुपए खर्च करके इसको थोड़ा चेंज करो, थोड़ा टीप टॉप करो। 10 रुपए खर्च करने के बाद आप इसको गैमा की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको बाजार से 40 रुपए का मिलता है। तो इसको छोड़ो, वन ऑफ क्वांटिटी भी है ही नहीं, पहले इसका डिसीजन लो। आपके पास अगर ये 3500 यूनिट्स पड़े हों, आप इसको कबाड़िए को बेच के 20 रुपए कमा रहे हो और आप इसको गैमा की जगह यूज करें, तो नेट में आपको 30 रुपए का खर्चा, 30 रुपए की सेविंग बन रही है, खर्चा नहीं सेविंग बन रही है। क्या मतलब? 40 रुपए का आपने गैमा बाहर से खरीदना था, ऐसा ही है? बोलो, 40 रुपए का गैमा खरीदना था, 10 रुपए की मॉडिफिकेशन कॉस्ट अगर इनकर करें तो 30 का फिर भी सेविंग है। यानी 40 रुपए की सेविंग बन रही थी गैमा की जगह, एज इट इज इस्तेमाल होता तो 40 रुपए के 40 रुपए बच जाते, लेकिन वो कह रहे नहीं, एज इट इज इस्तेमाल नहीं हो रहा, थोड़ी मॉडिफिकेशन के बाद फिर आपका गैमा की जगह ये डी इस्तेमाल हो सकता है। तो पहले ये डिसाइड करो इस 3500 यूनिट्स के लिए आपका क्या फैसला है। इसको कबाड़िए को बेच के 20 रुपए कमाना पसंद करोगे या गैमा की जगह मॉडिफाई करके यूज करके 30 रुपए बचाना पसंद करोगे? मेरे अल्फाज पे गौर करना। आप इस 3500 को कबाड़िए को बेच के 20 रुपए कमाना पसंद करोगे या गैमा की जगह मॉडिफाई करके यूज करके 30 रुपए बचाना पसंद करोगे? 20 रुपए कमाना नहीं, हम 30 रुपए बचाना पसंद करेंगे। तो पहली बात क्या हो गई हमारे लिए, इनमें से हायर पहले डिसीजन हो गया। क्या चीज है? कि हम इसको गैमा की जगह इस्तेमाल करके 30 रुपए बचा सकते हैं। अब इससे आगे आप बातें, अगर अब हमने इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करना है तो इसका मतलब हमने फिर वो 30 रुपए की जो बचत थी वो फोरगो करनी है। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या बन जाएगी फिर? अब देखो इधर, सेविंग बाय यूजिंग मटेरियल डी फॉर गैमा 30 रुपए और स्क्रैप वैल्यू मटेरियल डी कितनी है? 20 रुपए। तो इनमें से हायर क्या है? 30। अगर आपने इसको अब यूज कर लिया ना वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आपने क्या फोरगो किया? 30 रुपए की सेविंग जो गैमा की जगह यूज करके आनी थी, तो ये 30 रुपीज पर यूनिट रेलेवेंट कॉस्ट आ गई 3500 की, ये आपकी इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट बन जाएगी। यानी आपने इसको गैमा की जगह इस्तेमाल नहीं किया ना, आपने इसको यूज कर लिया है अपने इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। खोया क्या आपने? क्या खोया आपने? ये 30 रुपए की बचत खोई, क्योंकि पहले से आप डिसाइड कर चुके हैं कि ये 20 नहीं, यहां से आपने 30 रुपए की बचत लेनी है। तो मसला
बेटा आप अभी लेट आए, लेक्चर लिए थे पिछले दोनों जो अपलोड हुए थे? पक्की बात है? नहीं लेक्चर नहीं लिए ना, समझ तो आ ही जाती है, समझ तो आप लोगों को माशाल्लाह समझदार लोग हैं, मेरी तरह थोड़े ही हैं आप लोग, हैं बड़े समझदार लोग हैं आप लोग। हाँ जी, मटीरियल इज ओवर, मटीरियल इज ओवर। यहाँ तक की बात हुई थी, कोई सवाल तो नहीं हुआ था ना? यहाँ पे हमारा लेक्चर 46 खत्म हो गया था, ठीक है। अब पार्ट 2 शुरू करें।